हाय एवरीवन। यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन बचे हुए हैं। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर को है और आज 14 सितंबर है। मतलब कि एग्जैक्टली 42 डेज़ हुआ। डैट मीन्स 6 7 ज़ा 42। 6 हफ्ते बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये जो 6 हफ्ते हैं ना, ये जो 40 दिन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके पहले आपने बहुत कुछ किया होगा, चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, चीज़ों को याद किया होगा, बट ये जो एक महीना लास्ट का है वही डिसाइड करेगा कि 27 अक्टूबर को आपका पेपर कैसा होगा। इसके पहले आपने जो भी कुछ किया है वो सारा चीज़, वो सारी मेहनत एक साइड है और इन 40 दिनों की मेहनत एक साइड होगी। बहुत लोग क्या होता है कि लास्ट के टाइम पे आके, जो लास्ट लैप आपको दौड़ना होता है, इस पॉइंट पे आके ढीले पड़ जाते हैं और यही गेम चेंजर साबित हो जाता है उनके लिए जो अपना 200% दे रहे हैं और वो लोग जो अपने 50% या फिर 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने दिमाग में आप एक चीज़ डाल लो कि इन 40 दिनों में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, मुझे 12 घंटा पढ़ना है। जब तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जब तक आपका माइंड अलाउ कर रहा है कि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पा रहे हो, तब तक खींचो। क्योंकि देखो लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त आप चीज़ों को स्ट्रेच कर सकते हो और करना पड़ेगा। देखो पहली चीज़ ये है कि बहुत लोग ना टेंशन लेने लगेंगे, बहुत एनजाइटी होगी। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने लोग पेपर दे रहे हैं, आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसडीएम बनना है, आपको डीएसपी बनना है, ये एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है कि आप ये सोचो कि टेंशन नहीं होगी। हर एक को टेंशन होती है, बट आपकी जो एनजाइटी होती है, जो नर्वसनेस होता है, जो आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेन होता है, उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। डेट इज़ वाई अब तक जो आप पढ़ते आ रहे हो उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा और इन 40 दिनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। देखो मैंने इससे कुछ दिन पहले 75 डेज़ की वीडियो बनाई थी। अगर आप उस प्लान को फॉलो करते आ रहे हो तो आप उसी प्लान को फॉलो करो। बस यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अपने आखिरी के 40 दिनों को थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन कर सकते हो। कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। बाकी जो लोग उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाए और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आगे आने वाले 40 दिनों को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, कैसे मेक श्योर करना है कि इस बार का प्री जो है वो बाय हुक और बाय क्रुक मेरा क्लियर हो जाए। सो आप उसके लिए इस अप्रोच को फॉलो करना। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आने वाले 40 दिनों को आपको कैसे प्लान करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे PYQs, कैसे टेस्ट सीरीज़, कैसे सी सेट अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना है, इनकलकेट करना है, हम उसकी बात करेंगे। एंड डोंट वरी, इन 40 दिनों में आई एम कम्प्लीटली विथ यू। आई नो कि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक बहुत चीज़ें पता होती हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट फिर भी कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है किसी का, आपको बैकिंग रहती है, तो आप साइकोलॉजिकल उतना प्रेशर फील नहीं करते हो। सो इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। डेली हो सकता है पॉसिबल ना हो, बट ऑल्टरनेट डेज पे मैं किसी ना किसी वीडियोस के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहूँगा। एंड अगर वीडियो हम नहीं बना पाएंगे तो हम टेलीग्राम पे कनेक्ट रहेंगे। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी इस लास्ट टाइम पे डेल्मा आता है, कन्फ्यूजन आती है, उन सब चीज़ों को क्लियर करना है। बिकॉज़ आई नो कि बहुत से लोगों के लिए ये एग्ज़ाम जो है इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। एंड उनका ये टारगेट है कि इस बार 2024 का यूपीपीसीएस किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आने वाले जो 40 दिन हैं उसमें आपके रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हमको यूपीपीसीएस का कट ऑफ क्लियर करना है, हमको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है। कैसे भी करके हमको 135 प्लस टारगेट करना है। आप 135 प्लस टारगेट करोगे तब जाके कहीं आपका मार्क्स जो है 125 प्लस आएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस आयोग के भेंट चढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सोचोगे कि आपने सही किया बट वो गलत हो जाते हैं। तो प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलना है एंड जितना भी हो सके अपने रिवीजन के थ्रू अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने का ट्राई करना है। इसीलिए मैंने इस अप्रोच को नाम दिया है स्कोर मैक्सिमाइजेशन रिवीजन अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे कि देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका इनपुट बहुत कम होगा और आउटपुट आपको अच्छा खासा मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आप उसको सिर्फ 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो,
बट उसका जो आउटपुट है उसमें जो आप मार्क्स खींच सको वो काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपका इनपुट ज़्यादा होता है बट आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है। मेहनत तो आपको लगेगी उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में, टाइम तो लगेगा बट उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इनपुट तो बहुत देते हो बट आपको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। तो हमको क्या करना है अपने स्कोर मैक्सिमाइजेशन रिवीजन अप्रोच में कि इन दोनों हेड को टारगेट करना है। पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम टारगेट कर लें, उसके बाद जो ये बचेगा ना उसको हम देखेंगे। सो इसी बेसिस पे आपको अपना रिवीजन प्लान करना है। देखो, कोई भी टॉपिक रिवाइज़ करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज़ करने से पहले हमको ये देखना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम 95 से 100 क्वेश्चन को सही कर दें। जब आप 100 क्वेश्चन सही करोगे तभी आप 135 प्लस स्कोर कर पाओगे। सो इस बेसिस पे अगर हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें तो पॉलिटी से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से 17 से 20 क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल कुछ कम आया था बट ऑन एवरेज आपको इतना ही मिलेगा। ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन मिलेगा आपको। एनवायरनमेंट जो है वो 12 से 15 क्वेश्चन देगा। इकॉनमी 15 से 17 क्वेश्चन। हिस्ट्री की भी वेटेज वही रहती है 18-20 क्वेश्चन, सबको मिला के, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल। एंड उसके बाद करंट अफेयर जो है वो वहाँ पे आपको 35 प्लस क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ठीक, तो देखो जो हमने यहाँ बात की स्कोर मैक्सिमाइजेशन, उसी हिसाब से आपको रिवाइज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे अपने रिवीजन में, पॉलिटी करोगे, क्योंकि पॉलिटी में अगर 22 क्वेश्चन आ रहा है तो जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो मिनिमम 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर लोगे। मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको इधर उधर मिलेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब लोग सही कर लेते हैं। उसके बाद आप साइंस देखोगे, साइंस के बाद आप ज्योग्राफी देखोगे। सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आप 65 से 70 क्वेश्चन सही कर लोगे। मान लो यहाँ से 70 क्वेश्चन आते हैं टोटल एंड आपकी एक्यूरेसी 85% भी रही तब भी आप 70 में से 60 क्वेश्चन जो है वो सही कर लोगे। इसके बाद जो सेकंड हेड आएगा वो है आपका एनवायरनमेंट, इकॉनमी एंड हिस्ट्री। देखो, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। एंड जो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया, एनवायरनमेंट यहीं पे आता है। आपको इनपुट बहुत कम देना है एंड आउटपुट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो इसके बाद आप एनवायरनमेंट करोगे, और एनवायरनमेंट को मैंने सेकंड हेड में इसलिए रखा है, सेकंड फेज़ में इसलिए रखा है बिकॉज एनवायरनमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग में अगर आप जो टफ़ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि देखो पॉलिटी आपका हो जाएगा बट साइंस एंड ज्योग्राफी ये टाइम टेकिंग है। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो इस हेड में आते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट ज़्यादा रहेगा बट उसके प्रोपोर्शनेट आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इन जो टफ़ सब्जेक्ट्स है, बेसिकली जो रट्टाफिकेशन वाला है, इनको हम पहले ही कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएं, जब हम अक्टूबर में जाएं तो हमारे पास टाइम रहे इनको रिवाइज़ करने का भी। प्लस ये थोड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पहले आपका ये ख़त्म हो जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आपके ऊपर रहता है कि मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, वो दूर हो जाएगा। नाउ सेकंड हेड में हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के बाद इकॉनमी पढ़ेंगे। देखो, इकॉनमी में 15 से 17 क्वेश्चन आता है और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो आप करंट अफेयर जैसे जैसे करते रहोगे आपका इकनॉमी भी कंप्लीट होते रहेगा। इसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में 3 हेड आते हैं, एक आपका मॉडर्न हो गया, दूसरा मिडिवल हो गया, तीसरा एंशिएंट हो गया। देखो, हिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि जो यूपी पीसीएस में हिस्ट्री आती है वो कभी कभी ऐसी होगी कि बहुत डीप पूछ लेगा। आप चाहे 1 बुक पढ़ो, 2 बुक पढ़ो या फिर 10 बुक पढ़ो, कहीं से भी आपको हिस्ट्री का आंसर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अनड्यू प्रेशर लेने का या फिर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपका अप्रोच क्या होगा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर आप पहले मॉडर्न करोगे, मॉडर्न के बाद आप एंशिएंट करोगे, एंशिएंट के बाद आप मिडिवल, क्योंकि मिडिवल में क्या है कि बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन है। लास्ट फ्यू ईयर्स के आप क्वेश्चन देखोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। सो मिडिवल को आप लास्ट में रखना, पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आप मॉडर्न कर लो, उसके बाद आप एंशिएंट कर लो। एंड चूँकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन वाला है, सिर्फ आपको रट के जाना है, आप रट के गए, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया आप उसका आंसर कर दिए। इसीलिए मैंने हिस्ट्री को काफ़ी लास्ट में रखा है ताकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए आपके दिमाग में चीज़ें फ्रेश रहें। नाउ ये तो रहे आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स। इसके बाद जो गेम चेंजर है वो है करंट अफेयर, एंड डैट इज़ वाई करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। आने वाले 40-42 दिनों तक आपको लगातार करंट अफेयर पढ़ना है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आई दृष्टि कब आएगी, तो आई दृष्टि जो है वो एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आ जाती है। डैट मीन्स कि 20-22 सितंबर तक आपकी आई दृष्टि आ जाएगी।
ठीक है। तो जो आपने पहले पढ़ा है, जो आप पहले कवर कर चुके हो करंट अफेयर में, उसको आप रिवाइज़ करते रहो। जैसे आई दृष्टि आएगी मैं उसको बताऊंगा कि आपको कैसे कवर करना है और क्या कवर करना है, क्योंकि आई दृष्टि में भी सब कुछ कवर करना नहीं होता है। वो बुक देखने में बल्कि लगती है 150-200 पेज की होती है, बट आप उसको इफ़ेक्टिवली पढ़ो, जो एग्ज़ाम का कंटेंट है सिर्फ उसको फोकस करके पढ़ोगे तो 200 पेज में से मात्र आपको 70-80 पेज पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सा कंटेंट वहाँ पे ऐसा होता है जो एक्सप्लेनेटरी होता है, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। सिर्फ आपको टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए, आपको फैक्ट चाहिए, आपको फिगर्स चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप बाकियों से लेवरेज ले सकते हो। इन सब्जेक्ट्स में क्या है, हो सकता है पॉलिटी आप बहुत अच्छा पढ़ के जाओ, एक दो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए बट आपके बगल वाला मिस ना करे। उसी तरह साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिकॉज ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कोई पढ़ेगा और सबको पता है कि यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चाहे आप PYQs देखो, या घटना चक्र आप पढ़ो वहाँ से पढ़ो, या फिर आप वन लाइनर पढ़ो वहाँ से पढ़ो, या फिर आप ल्यूसन पढ़ो, तो ये रिसोर्स सबके पास हैं। क्या क्वेश्चन UPPCS पहले पूछा है और किस टाइप के क्वेश्चन UPPCS फ्रेम कर सकता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको आइडिया होता है। बट जो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नया पैटर्न होता है, वो करंट अफेयर में होता है। करंट अफेयर में किसी को नहीं पता होता है कि क्या पूछा जाएगा, तो कोई भी करंट का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो सबके लिए नया होता है। सो आप यहाँ पे बहुत आराम से काफ़ी लोगों से बहुत लीड ले सकते हो। डैट इज़ वाई करंट अफेयर्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। नाउ इसके बाद हम PYQs की बात करेंगे, CSET की बात करेंगे और टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। बट इसको देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आने वाले 40 दिनों में आपका जो दिन है, आपका जो प्लान है वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको 10 घंटे डेली पढ़ना है। नंबर ऑफ़ आवर्स में मत जाओ, 10 को आप 12 करो, 10 को आप 14 करो, 10 को आप 15 करो। जो मैंने बोला है कि जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, जितना आपका बॉडी, जितना आपका माइंड अलाउ करता है उतना खींचना, कोई भी लिमिट नहीं है। सिर्फ टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। आपने सोचा कि मुझे आज हाफ ऑफ द पॉलिटी रिवाइज़ करना है, तो आप उसको रिवाइज़ करो। घड़ी नहीं देखना है कि यार 10 घंटा हो गया बहुत मैंने पढ़ लिया, 5 घंटा हो गया मैंने बहुत पढ़ लिया। ये देखना है कि आपने आज कितना पेज रिवाइज़ किया है, कितना टॉपिक रिवाइज़ किया है। सो अगर हम आज से शेड्यूल देखते हैं, ऑलमोस्ट आज का दिन तो चला ही गया है, बट आपको सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करना है। करंट अफेयर आपका रोज़ चलेगा, पॉलिटी आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करना, इसलिए मैंने पॉलिटी को 4 दिन दिया है। करंट अफेयर आपका देखो यहाँ पे डेली चलेगा, किसी भी दिन आपको करंट अफेयर मिस नहीं करना है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो आप दिन में, मैं मान के चल रहा हूँ टेंटेटिव आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 10 घंटे में कम से कम आपको 6 घंटा जो है वो स्टैटिक को देना है, बाकी 4 घंटा जो है वो करंट अफेयर को देना है। मैंने 4 घंटा करंट अफेयर लिख दिया है, बट आप इफ़ेक्टिवली 4 घंटा नहीं दे पाओगे। 4 घंटा लेके बैठोगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो 2-3 घंटा होगी। उसी तरह यहाँ पे 6 घंटा लिख दिया गया, बट 6 घंटा आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे। 6 घंटा है तो इसका मतलब आप 4 से 5 घंटा पढ़ोगे। इसीलिए जो यहाँ पे टाइम दिया गया है उसमें से आप 2-3 घंटा माइनस ही करके चलो, क्योंकि आप पढ़ाई के वक्त हर वक्त मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि आप 12 घंटा 13 घंटा पढ़ो, क्योंकि जब आप 12 घंटा 13 घंटा घड़ी के हिसाब से पढ़ोगे तब जाके आपकी इफ़ेक्टिवली पढ़ाई 8-9 घंटा होगी। सो इसीलिए जितना हो सके उतना आप स्ट्रेच करना अपने टाइम टेबल को। पॉलिटी के बाद हम क्या करेंगे, साइंस करेंगे। साइंस एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको 5 दिन दिया है। और जब आप साइंस रिवाइज़ करोगे तो बीच बीच में आप पॉलिटी को भी रिवाइज़ कर लेना। आप तुरंत पढ़े रहोगे तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आप पॉलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक आप इस दिन रिवाइज़ करना, दूसरे पॉलिटी को इस दिन रिवाइज़ करना। साइंस के बाद हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी रिवाइज़ करेंगे। ज्योग्राफी भी काफ़ी लेंथी है, यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देखना होता है, इसीलिए मैंने ये पूरा वीक जो है वो ज्योग्राफी को दिया है। 7 से 8 दिन है। एंड बीच बीच में आप क्या करना कि जो आप प्रीवियसली पढ़े रहोगे, जैसे साइंस हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, उसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहना। इससे ये होगा कि चीज़ें फ्रेश रहेंगी। नहीं तो मान लो आप 22 तारीख को अपना साइंस ख़त्म करते हो और आपका एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर को है, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद है, और बीच में आप चीज़ें रिवाइज़ नहीं किए रहोगे तो लास्ट में जाके एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले जाके सब कुछ आपको नया नया लगने लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जा रहे हो बीच बीच में आप रिवीजन का शेड्यूल डालते रहना, ठीक है। ये तो रहा सितंबर का शेड्यूल। सितंबर में हमारा जो फर्स्ट हेड है वो कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी। इसके साथ करंट अफेयर आपका डेली चलता रहेगा। नेक्स्ट हम अक्टूबर में जब आएंगे तो जो हमारा सेकंड हेड रहेगा हम उसको टारगेट करेंगे। 3 दिन आपका एनवायरनमेंट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आप घटना चक्र से रिवाइज़ करो या फिर कोई भी XYZ बुक से रिवाइज़ करोगे तो 3-4 दिन में आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो 3 दिन एनवायरनमेंट करना है। उसके बाद आपका 1 दिन जो है वो रिवीजन डे रहेगा। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट, पॉलिटी,
साइंस हो गया, जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 अक्टूबर से आपका इकोनॉमी चलेगा। करंट अफेयर तो आपका चल ही रहा है, इसके साथ साथ आप सीसेट को भी 1 घंटा दोगे। देखो सीसेट को मैंने अक्टूबर में रखा है क्योंकि सीसेट बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। मैं आगे सीसेट की बात अलग से करूँगा, बट सीसेट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा एंड इन दैट वीडियो आई विल टेल यू कि आप बहुत ईजिली सीसेट के कट ऑफ को कैसे क्लियर कर सकते हैं। जितना लोग डरते हैं सीसेट से ना, उतना टफ सीसेट होता नहीं है, स्पेशली यूपी पीसीएस में। यूपीएससी का सीसेट थोड़ा टफ होता है, बट यूपी पीसीएस का सीसेट बहुत ही मैनेजेबल होता है। आपको बहुत कुछ पढ़ के भी नहीं जाना है, सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ एरियाज़ हैं जिनको आप देख के जाओगे, पीवाईक्यूज़ थोड़ा लगा के जाओगे तो बहुत ईजिली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। नाउ हमारा इकोनॉमिक्स भी 3 दिन चलेगा क्योंकि 50% ऑफ इकोनॉमिक्स आप करंट अफेयर में कवर करते ही रहोगे, बाकी जो स्टैटिक है वो यहाँ पे कवर कर लेना। 3 दिन आपका इकोनॉमिक्स चलेगा, सीसेट आपको हमेशा 1 घंटा देना है। इसके बाद आपका 3 दिन जो है वो हिस्ट्री चलेगा। यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, मॉडर्न रहेगी, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मिडिवल। मान लो आप मिडिवल नहीं भी कर पा रहे तो उसको छोड़ दो, बट मॉडर्न आप कर लेना, ठीक है। तो 3 दिन आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर रहेगा एंड सीसेट आपका 1-1 घंटा चलता रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे बात की है पीवाईक्यूज़ की, एक तो आप चाहे घटना चक्र देख रहे हो या फिर वन लाइनर देख रहे हो, यहाँ से आपका पीवाईक्यूज़ तो हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि स्पेशली यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को आपको बैठ के लगाना है। 2 घंटे के अंदर टाइम बाउंड मैनर में आपको यूपी पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एटलीस्ट 7 साल का, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2017 से, तब से आपको यूपी पीसीएस के ओरिजिनल पेपर को प्रैक्टिस करना है। देखो जब भी आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे यूपी पीसीएस का, तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करंट अफेयर के रहेंगे और वो हो सकता है आपसे ना हो पाए, तो उनको आप छोड़ दो। बट जो स्टैटिक पार्ट है, जो हिस्ट्री का हुआ, इकोनॉमिक्स का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटी का हुआ, वहाँ पे आपको देखना है कि आपने कितनी चीज़ें सही की हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लोगे। इसके बाद देखना है कि जो पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। एंड एक चीज़ आप समझो कि पढ़ना अलग होता है और पेपर सॉल्व करना अलग होता है। जैसा हमने देखा है कि यूपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक लग जाता है, कहीं कहीं आप ट्रिक लगा सकते हो, आप क्वेश्चन को डिसाइफर कर सकते हो, वैसी ही काफ़ी चीज़ें आप यूपी पीसीएस में भी कर सकते हो। जितना एक्सटेंसिवली हम यूपीएससी में यूज़ करते हैं उतना तो नहीं होगा, बिकॉज यूपीएससी में क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक चांस होता है हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का, हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के निकालने का। बट रिसेंटली यूपी पीसीएस भी अपने पेपर में काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐड कर रही है, चाहे आप असर्शन रीज़न की बात कर लो या फिर जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आप उनकी बात कर लो, इवन जो मैच द कॉलम होता है आप उनकी बात कर लो। यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा के 1-2 चीज़ों को डिसाइफर करके आराम से आंसर तक पहुँच सकते हो, और यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है इन 7 पेपर में। आपको 2023 का पेपर लगाना है, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 2017 से लेकर 2023 तक का आपको यूपी पीसीएस का ओरिजिनल पेपर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यूपी पीसीएस का पेपर चलेगा। इसके साथ साथ क्या करोगे, आप पॉलिटी रिवाइज़ करोगे, करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, सीसेट आपका चल ही रहा है। नेक्स्ट आप पॉलिटी करोगे, करंट अफेयर चल रहा है, सीसेट चल रहा है, तो 2-2 दिन आपको देना रिवाइज़ करने के लिए। 2 दिन आप साइंस को दोगे रिवाइज़ करने के लिए, 2 दिन ज्योग्राफी को, 2 दिन एनवायरनमेंट को और 2 दिन हिस्ट्री को। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। इकोनॉमिक्स को आप करंट अफेयर के साथ रिवाइज़ कर सकते हो। आपका करंट अफेयर सीसेट जो है वो चलता रहेगा। नाउ जो लास्ट वीक है यहाँ क्या करोगे, आप जितने भी स्टैटिक टॉपिक है उनको रिवाइज़ करोगे, इसके साथ जो करंट अफेयर है उसको देखोगे। यहाँ पे आप 50-50 कर सकते हो, 50% ऑफ द टाइम आपका जाएगा स्टैटिक को रिवाइज़ करने में, बाकी 50% करंट अफेयर को। सो ये आपका प्लान रहेगा, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, आप इसको देख लेना। सो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, यहाँ पे हमने करंट अफेयर की बात कर ली, यहाँ पे हमने पीवाईक्यूज़ की बात कर ली कि आपको 7 ईयर का पीवाईक्यू लगाना है। नाउ सीसेट को हम अभी देखेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज़, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी होती है। देखो टू बी ऑनेस्ट, मुझे यूपी पीसीएस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट लगती ही नहीं है। मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं है जो यूपी पीसीएस के लेवल को टच करे या फिर यूपी पीसीएस के लेवल की हो। चाहे आप ध्रे की बात करो, दृष्टि आईएएस की बात करो, इनके टेस्ट पेपर तो हैं, बट व्हाट आई फील कि ये पेपर बहुत ज़्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड है। इनके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक यूपीएससी के लेवल को टच करते हैं, और नहीं भी टच करते तो बहुत ज़्यादा कभी कभी फैक्चुअल हो जाते हैं। यूपी पीसीएस अब क्या कर रहा है कि अब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ एनालिटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं।
इनफैक्ट करंट अफेयर में भी ना यूपीपीसीएस अब क्या करता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है। पहले क्या होता था, यूपीपीसीएस सिर्फ सिंगल लाइन के क्वेश्चन पूछ लेता था, बट अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। आप आर ओ का पेपर देखोगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीपीसीएस कैसे पेपर सेट कर रहा है। नाउ तो हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ देखो उस लेवल का है नहीं, इसीलिए इस वक्त आपको टेस्ट सीरीज़ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा है कि आप पीवाईक्यूज़ पे फोकस करो, बाकी आप रिवीजन पे फोकस करो। इसके अलावा कोई भी XYZ रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत लगाना। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो टेलीग्राम पे ऐसे कोई रैंडम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, रैंडम MCQ पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। देखो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। बस ऐसे कोई रैंडम MCQ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मत किया करो जो कि पेड हो, क्योंकि क्या होता है कि इन पेड टेस्ट सीरीज़ में यही घटना चक्र का, यही ल्यूसेंट का क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। आप क्वेश्चन टिक करोगे और इतनी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, शॉर्ट लिव मेमोरी हो गई है कि हम देख लेते हैं, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम नहीं देखते हैं। इसीलिए जितना भी ट्राई करना तो पेपर से PYQ लगाना, चाहे आप घटना चक्र पढ़ो या फिर PYQ पढ़ो, तो बुक से उठा के उसको पढ़ो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, जो गलत हो रहा है ये देखो क्यों गलत हो रहा है और मैंने क्या अप्रोच लगाया कि मेरा ये गलत हो गया। सिर्फ स्क्रॉल करके टेस्ट सीरीज़ लगाने वाली जो पढ़ाई है ना, उससे थोड़ा दूर रहा करो। ना हम CSET की बात करते हैं। CSET की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या रिवाइज़ करना है। मैंने यहाँ बता तो दिया कि आपको रिवाइज़ करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, बट रिवाइज़ क्या करना है। यहाँ जो मैंने आपको 70 टॉपिक्स दिए थे ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो PYQ बेस्ड हैं। ये काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं एंड 90% पेपर जो है आपका इन्हीं 70 टॉपिक में से आएगा। ये आप देख सकते हो, ये आपके 70 टॉपिक्स हैं। इसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वैसे ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको जैसे क्या करना है, मान लो मैंने 4 दिन दिया है आपको पॉलिटी पढ़ने का, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है। यहाँ आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टाइम लेंगे, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है वो हो सकता है 1 दिन में ना हो, 2 दिन में हो, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके आधे दिन में ही हो जाएंगे, जैसे पंचायती राज हो गया या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हो गया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आधे आधे दिन में हो जाएंगे। इसीलिए अपने दिन को, अपने शेड्यूल को इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे डिवाइड करना है कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मेरे पास 5 दिन है, मेरे पास 6 दिन है, तो मुझे कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है। ठीक है, तो इन 40 दिनों में फोकस अपना बिल्कुल क्लियर रखना कि मुझे यही पढ़ना है और मुझे इस दिन ये कंप्लीट करना है। नाउ क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये तो हमने देख लिया। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से रिवाइज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो नोट्स, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, चाहे आपने लक्ष्मीकांत से बनाए हो, स्पेक्ट्रम से बनाए हो, NCERT से बनाए हो, कहीं से भी आपने जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है, आपको उस पर फोकस करना है। उसके बाद अगर आपने चाहे घटना चक्र पढ़ी है या फिर मेरी 1 लाइनर पढ़ी है, इन दोनों में से आपको कोई एक ही रिवाइज़ करना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप एफर्ट को डुप्लीकेट करो। आप ये कर सकते हो कि मान लो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, तो आप घटना चक्र में से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको कंटेंट रिवाइज़ करना है तो आप मेरी 1 लाइनर से कंटेंट रिवाइज़ कर सकते हो। इसके बाद जो PYQs पेपर हैं, जो मैंने बताया ना कि आपको 7 साल के UPPCS के PYQs लगाने हैं, उनको लगाना है। साथ में हर क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। बेसिकली इन 7 साल के 2017 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हैं, उनको आपको रट जाना है। आपके जहन में चीज़ें इतने अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नाउ हम CSET की बात करते हैं। तो देखो CSET का बेसिकली ये पैटर्न है। आपको हिंदी देखने को मिलेगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और कम्युनिकेशन स्किल आएगा। इसको इंटरपर्सनल स्किल भी कहते हैं। हिंदी में आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंग्लिश में 15-20, मैथ में 18 से 20, रीजनिंग में भी 18 से 20 और कम्युनिकेशन स्किल में 20 से 22। नाउ देखो मैं CSET पे एक डेडिकेटेड वीडियो तो लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हिंदी में ना 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको RC सॉल्व करना होता है। ये बहुत इजी होते हैं, जैसा हमने 9th-10th में किया रहता है कि पैसेज दिया है और पैसेज में से हमको आंसर खोजना होता है। सो यहाँ पे आप आराम से इन RCs को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह इंग्लिश में भी आपको RC मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन निकल जाएंगे। कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहेगा। यहाँ पे आप बेसिकली PYQ से देख लेना क्या रूल होता है, कैसे आप कन्वर्ट करते हो, कैसे आप बदलते हो, तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत टफ नहीं होता। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आप PYQ देखोगे ना तो PYQs में आपको ईजिली मिल जाएगा।
सो यहाँ भी आप आराम से 7 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेगा और 18-20 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कुछ कोडिंग दे देगा तो पूछ लेगा इसको आप सही करो। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, कलर कोडिंग आता है। सो ये सारे काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद मैथ हुआ और कम्युनिकेशन स्किल हुआ। देखो मैथ में ना आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होगा और कुछ बहुत टफ होगा। आपको मीडियम और टफ को नहीं देखना है, सिर्फ इजी देखना है। और 18-20 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी मिलेंगे, जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड रहेंगे। आप PYQs लगाओगे, PYQs में आपको कुछ डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, उन्हीं फार्मूला को आप याद कर लेना, आराम से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपका टारगेट जो है वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का आएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको नेट जो है वो 33 क्वेश्चन सही करना होता है, आपको 66 मार्क्स लाना होता है। 200 में से आप 66 मार्क्स ला दोगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। सो ऐसा आपको टारगेट नहीं करना है कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ आपका एक टारगेट रहेगा कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है और जो ईजी क्वेश्चन है आपको उनको पिक करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में 20 से 22 क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो 2023 का पेपर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब ना आप ये देखो कि आप इसको कहाँ पढ़ोगे, कहीं नहीं पढ़ोगे, यहाँ कॉमन सेंस लगेगा बहुत ईजिली। आप सिर्फ सोचो कि क्वेश्चन क्या दिया है और ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है कि ब्लाइंड, दूसरा बोला है नॉट ब्लाइंड। इसका यहाँ बोला है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। नाम से हमको पता है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक, कोई गुण हुआ, कोई कैरेक्टरिस्टिक हुआ, कोई क्वालिटी हुआ, वो होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो ब्लाइंड नॉट ब्लाइंड क्या है, ये एक क्वालिटेटिव डेटा है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो आप कम्युनिकेशन स्किल का। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, असर्शन दिया है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। रीज़न दिया है, इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। चलो मान लो कि हमको ये नहीं पता कि ए सही है या नहीं सही है। वैसे डायरेक्ट कॉमन सेंस ही है कि जो भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है, जो हम बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन का पार्ट ही होता है। बट एक टाइम के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि मान लो हमको ए नहीं पता है। आर क्या दिया है, इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब आप खुद बताओ कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीजन तो है नहीं, फूड तो है नहीं, वाटर तो है नहीं कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से घुले मिलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। डेट इज़ वाई जो आर है वो गलत है। आर को जैसे ही हम गलत मानेंगे हमारा आंसर आ जाएगा सी। ये भी देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। और जो मैंने आपको बताया कि जैसा आप यूपीएससी में लगाते हो एलिमिनेशन मेथड, वैसा मेथड यहाँ भी लग सकता है, बस आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। उसी तरह हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 58 देखो, यहाँ पे भी देखो असर्शन रीज़न दिया है। असर्शन बोला है कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और रीज़न दिया है बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। पहला तो हमको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, पहले वाले में ए में क्या कहता है कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ओरली हम बात करते हैं तो बहुत ही ये रिटन कम्युनिकेशन से ज़्यादा फास्ट होता है और यूज़फुल होता है, तो ये हमारा सही है। आर क्या बोल रहा है, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। अब देखो आर क्या है, ये बोल क्या रहा है, जो बात ये बोल रहा है वो तो सही है कि जब हम ओरली बात करते हैं किसी से तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन क्या ये इसलिए यूज़फुल है? अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मान लो कल को कोई ऊंच नीच हो जाता है, कुछ मिसहैप हो जाता है, सो आपके पास अपनी बात को प्रूफ करने का, वैलिडेट करने का कोई एविडेंस नहीं रहेगा। इसलिए देखोगे ना कि जब भी हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो हमेशा मेल के थ्रू बात करते हैं, हमारा एक फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। डेट इज़ वाई यहाँ देखो ए जो बोल रहा है वो तो सही है कि भाई ओरल कम्युनिकेशन जो है वो यूज़फुल कम्युनिकेशन है। आर जो बोल रहा है वो भी सही है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि ओरल कम्युनिकेशन जो है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, उसकी वजह से ये कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह जाता। डेट इज़ वाई इसका कैंसर होगा बी होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी आंसर हुआ। ये भी काफ़ी इजी था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिर्फ कॉमन सेंस पे था। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह हम क्या करेंगे कि जब हम सीसेट की एक सेपरेट वीडियो लाएंगे डेडिकेटेड वे में बात करेंगे, तब मैं आपको और बता दूंगा डिटेल वे में कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे बहुत ईजिली आप सीसेट के कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। यहाँ तो सिर्फ मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, पूरा पेपर देखोगे तो बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे आप बिना पढ़े भी सीसेट को क्वालिफाई कर लोगे। सो ये रहा आपका यूपीपीसीएस के 40 दिन का शेड्यूल। और प्लीज़ मेक श्योर खुद से प्रॉमिस करो कि इन 40 दिनों में आप अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करोगे। जितनी मेहनत आपने पिछले 2-3 महीने में नहीं की है, उससे दुगना एफर्ट आप इन 40 दिनों में दो। बाकी ये जो शेड्यूल है आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मन लगा के आप मेहनत करते रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। इन 30-40 दिनों में अपनी हेल्थ को बिल्कुल बिगड़ने मत देना, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात करो या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात करो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।